दोबारा कनेक्ट करिए बच्चों। दोबारा आ जाइए बच्चों, दोबारा कनेक्ट करिए बहुत फास्ट। शेयर कर दीजिए बच्चों लिंक, दोबारा से कनेक्ट करिए। नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, दोबारा से कनेक्ट करिए सभी लोग। जी बेटा बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। मोहम्मद बिलाल के सर प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं जो है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम थी? बताइए बच्चों, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? याद रखिएगा GPL। क्लियर? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही यहाँ? कोई नहीं रिप्लाई कर रहा है। चलिए मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग शुरू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। नो सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। ये था इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सब लोग बहुत अच्छे समझिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें बच्चों, तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड्स। दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जो है डक्ट। तीसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, क्लियर? ये तीन चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो ग्लैंड्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो चार चीज़ें आएंगी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिस, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेमिनल वेसाइकल, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये क्या होती है? आल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। ये ग्लैंड में हम लोग तीन ग्लैंड पढ़ेंगे, बिल्कुल सही। हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्टिस हो गया, सेमिनल वेसाइकल्स हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। डक्ट में हम लोग पढ़ेंगे, बताइए कौन कौन सी डक्ट? आप एपिडिडाइमिस के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर। आप वास डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की अगर हम लोग बात करें तो आप बच्चों टेस्टिस की बात करेंगे हम लोग, और हम लोग पेनिस की बात करेंगे। यानी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में दो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, टेस्टिस एंड पेनिस। तो मेरे ख्याल से 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग टेस्टिस से। देखिए टेस्टिस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी है और टेस्टिस ग्लैंड भी है, क्योंकि टेस्टिस सिक्रीट करता है हार्मोन। आपको पता होगा कि टेस्टिकुलर हार्मोन और एंड्रोजन का सिक्रीशन टेस्टिस से ही होता है, क्लियर। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं 1 बाय 1 टेस्टिस से शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग टेस्टिस की बात करते हैं बच्चों, तो टेस्टिस सबसे पहले आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है। टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड होता है बच्चों? ठीक है, ओवल इन शेप, ठीक है। लेंथ जो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ जो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर होती है,
ठीक है। और इसका जो वेट होता है बच्चों 10 to 15 ग्राम इसका वेट होता है। कितना? 10 to 15 ग्राम। और यही टेस्टिस सिचुएटेड होता है बच्चों आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी सिचुएटेड होने का मतलब क्या था? क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर? 37 डिग्री सेल्सियस। ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी सिचुएटेड इसलिए किया गया ताकि टेम्परेचर क्या हो, हमारी बॉडी का जो फिक्स टेम्परेचर है उससे क्या हो, थोड़ा सा कम हो। क्योंकि एयर वेंटिलेशंस होंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन भी करानी है और स्पर्म का फॉर्मेशन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर हो बॉडी से, यानी 37 में से आप माइनस कर लीजिए 2 to 2.5 तो कितना हो जाएगा 34.5 to 35 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। यानी स्पर्म का फॉर्मेशन जो होगा बच्चों वो टेम्परेचर क्या हो, लो टेम्परेचर हो। तो आप मुझे बताइए कि स्पर्म का फॉर्मेशन विंटर में सबसे ज़्यादा होता है या समर में सबसे ज़्यादा होता है? बताइए बच्चों, स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है ये समर में सबसे ज़्यादा होता है या विंटर में? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। कोई नहीं रिप्लाई कर रहा है। समर, अरे भैया तुम लोग वही हो एकदम। अब यहाँ पे आप खुद देखिए, आई थिंक विंटर या मोहम्मद बिलाल, आई थिंक नहीं, डेफिनेटली, बिकॉज लो टेम्परेचर अगर है तो स्पर्म का फॉर्मेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हाई टेम्परेचर है तो स्पर्म का फॉर्मेशन कम होगा। इस वजह से, क्योंकि अब देखिए समझिए बात को, यहाँ पे लो टेम्परेचर है, स्पर्म का फॉर्मेशन ज़्यादा, जितना ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो स्पर्म का फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा विंटर में होता है। ठीक है, उसके बाद होता है समर के अंदर। क्लियर? या विंटर में। दूसरी चीज़ समझिए, अगर अब देखिए इनफर्टिलिटी हो जाती है, पता है इनफर्टिलिटी किनको होती है? इनफर्टिलिटी उन लोगों को हो जाती है जो लोग वर्क करते हैं, जो है फर्नेस में काम करते हैं, भट्टियों में काम करते हैं, उन लोगों को इनफर्टिलिटी का चांस ज़्यादा होता है। क्योंकि टेम्परेचर होता है ज़्यादा, एक 37 डिग्री सेल्सियस, ऊपर से तुम एक्सटर्नल टेम्परेचर और ले रहे हो, है कि नहीं? तो उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अगर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो जाहिर सी बात है इनफर्टिलिटी हो रही है आपको, है कि नहीं? दूसरी चीज़, इनफर्टिलिटी उन लोगों को हो जाती है जो लोग ड्रग लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रग एब्यूज़र्स होते हैं, उन लोगों को इनफर्टिलिटी हो जाती है। इनफर्टिलिटी उन लोगों को हो जाती है जिनको क्रोनिक इलनेस है। क्रोनिक इलनेस का मतलब होता है कि बहुत लंबा समय से उनको बीमारी है, जैसे टीबी हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, हेपेटाइटिस सी हो जाए, हेपेटाइटिस बी हो जाए, उनको HIV हो जाए, तो इन लोगों को चांस जो है इनफर्टिलिटी का बहुत ज़्यादा होता है। दूसरे इनफर्टिलिटी का चांस जो है आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल तरीके से इनफर्टिलिटी का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए डिसलाइक ऑफ द पार्टनर, साइकोलॉजिकल आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मतलब डिसलाइक द पार्टनर को आप पसंद नहीं है, आपकी शादी मान लीजिए जबरन करा दी गई और आपको आपका पार्टनर पसंद नहीं है, तो इसके भी एक कास होते हैं इनफर्टिलिटी के। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल चीज़ होती है, साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इनफर्टिलिटी के कॉज आपको पता चल गए। बताइए, क्लियर है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए बच्चों। कोई नहीं रिप्लाई कर रहा है, जल्दी बताएं मुझे। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग और डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग और डिटेल पढ़ते हैं डायग्राम के साथ। ठीक है,
तो इसी वजह से जो है टेस्टिस को आउटसाइड रखा गया था ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो। अब स्पर्म का जो है फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम आप देख लीजिए। जो टेस्टिस सिचुएटेड होता है ये स्क्रोटल सैक में होता है। ये क्या है बच्चों, एक स्क्रोटल सैक है, ठीक। यह है स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक। यहां से ये होता है बच्चों एपिडिडाइमिस, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर अभी हम आपको एनाटॉमिकल दिखाएंगे, पहले एक ओवरव्यू ले लीजिए आप। जियासेंट करती है यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से, ठीक। इसके अंदर भी क्या क्या होता है अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। स्पर्म का फॉर्मेशन इस टेस्टिस के अंदर हो गया, ठीक। इसके डायग्राम को मैं भी यहाँ पे दिखाऊंगा, घबराइए नहीं। ये समझिए स्क्रोटल सैक है, ये है टेस्टिस, इसके अंदर फॉर्मेशन हो गया स्पर्म का। किसका फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म का। स्पर्म चली जाने के बाद वो कहाँ आई, एपिडिडाइमिस में आई। एपिडिडाइमिस बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, रीटे टेस्टिस होता है, वासा फ्रेंशिया होता है, ये सब मैं बताऊंगा अभी। एपिडिडाइमिस में आई और ये होता है वास डिफरेंस, ठीक। एक ओवरव्यू लीजिए पहले। अब ये यहाँ से चलते हुए यहाँ पे इसको एक वेसाइकल मिली जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल, और यहीं पे था यूरेथ्रा। क्या था बच्चों, यूरेथ्रा। और ये है यानी यहाँ पे है यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर, क्लियर। ये है सेमिनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल है, ठीक है। और यहीं पे होती है इजैकुलेटरी डक्ट। क्या होती है, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक। अब यूरिनरी ब्लैडर से लगी होती है बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, प्रोस्टेट, इसके नीचे होती है, ये नीचे का पोर्शन यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होती है। क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और यहीं पे होती है बच्चों बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अभी हम 1 बाय 1 बताएंगे, घबराइए नहीं बिल्कुल। ये है बच्चों आउटर यूरेथ्रा। क्या है ये, यूरेथ्रा है। और यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो इनलार्ज इन, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस। और इसी के ऊपर एक फोर स्किन लगी होती है। क्या लगी होती है बच्चों, फोर स्किन। समझिए बात को। जी है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर हम लोगों ने देखा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। अभी हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं, घबराइए नहीं। और यहाँ पे हम लोगों को मिला एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से हम लोग कहाँ आ गए बेटा, उसके बाद रास्ते में मिला, याद रखिएगा, पहले सेमिनल वेसाइकल होती है, फिर प्रोस्टेट होती है, फिर बल्बो यूरेथ्रल होती है। SPB, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, SPB, ठीक है। सेमाइनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सेमाइनल वेसाइकल्स, ठीक है, ये लोग सिक्रीशन करते हैं। अभी ये 1 बाय 1 फंक्शन बताएंगे हम। ये है इजैकुलेटरी डक्ट, पेयर में होती है। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद हम लोगों को मिलती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, P शेप होती है, ठीक है। एक ओवरव्यू आप लोगों को मेरे ख्याल से पता चल गया कि ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ऐसे स्पर्म पास होता है। अब हम एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से आपको दिखाते हैं। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखिएगा बहुत ही अच्छे से, ताकि बात आपको पूरी समझ में आए। देखिए, ये है बच्चों
जी है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या है ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक। और इसके अंदर यानी यह है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट होते हैं बच्चों? 250 कंपार्टमेंट होते हैं। इस तरीके से ये होते हैं 250 कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है अंदर। तो कितने कंपार्टमेंट होते हैं बच्चों? 250, ठीक। और इसी के अंदर पाया जाता है एक लोब्यूल्स, यानी लोब्यूल्स हैं 250 कंपार्टमेंट, या लोब्यूल्स हम कह लें। अब इसी लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 कितनी 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। 1 2 3 नंबर कितने होते हैं बच्चों? 1 2 3 होते हैं। और बहुत ही ज्यादा ये क्वाइल्ड होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा क्वाइल्ड होते हैं। क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या होता है? क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। एक लोब्यूल्स के अंदर 250 लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और क्वाइल्ड या हम कहें कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लेंथ होती है बच्चों, इसकी लेंथ होती है 70 to 80 सेंटीमीटर। यानी इस वाले स्ट्रक्चर में अगर मैं इसको क्वाइल्ड ना करूं, मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं, देखिएगा ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो 70 to 80 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। जब 70 to 80 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो आप बताइए इसके अंदर आ पाएगी अगर ऐसे रखा अनक्वाइल्ड पोर्शन में रखा जाए? नहीं आ पाएगी ना। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होती है। जैसे डीएनए 2.2 मीटर होता है और न्यूक्लियस के अंदर नहीं आ पाएगा, तो सुपर क्वाइलिंग होती है। इसी वजह से यहाँ भी लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं आ पाएंगी। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं आ पाएंगी तो इसको क्वाइल्ड करके रखा जाता है, यानी क्वाइलिंग होती है। जब इसकी क्वाइलिंग होती है तब जाके, क्योंकि 70 to 80 सेंटीमीटर एक लॉन्ग स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, तो इसको क्या किया जाता है? बहुत ही ज़्यादा क्वाइल्ड करके रखा जाता है इसके अंदर। क्लियर हुई बात? बताइए बच्चों। तो अब बताइए 250 लोब्यूल्स और एक लोब्यूल में 1 लोब्यूल कंटेन 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो हैं कितने? 250 लोब्यूल में कितना हो जाएगा? 750। बताइए एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो 250 के अंदर कितनी होगी? 750। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए बच्चों। कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। रिप्लाई करिए बच्चों फटाफट। क्लियर है? स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम कहाँ गया? आउटर एक स्क्रोटल सैक होता है बच्चों, जिसके अंदर टेस्टिस होता है, ठीक है। इसकी जो लेयर होती है टेस्टिस की, वो 3 लेयर होती है, ठीक है ना। वैस्कुलोसा, वेजाइनेलिस एंड एल्बुजिनिया, 3 लेयर होती है टेस्टिस की। ये हम नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि आएगा नहीं आप में, ठीक है ना। ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वैस्कुलोसा, 3 लेयर होती है टेस्टिस की। क्लियर है सभी को? बताइए बच्चों। अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को मैं दिखाता हूँ यहाँ से निकाल के मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को दिखाता हूँ। आप लोग देखिए, अभी कोई जो है अभी बहुत सारी चीजें बतानी बाकी है। अब समझिए, अब यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आके ओपन होती हैं बच्चों। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आके ओपन होती हैं इस तरीके से। देखिए सब लोग, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अब पाथवे देखिए, सेमिनिफेरस
ट्यूब्यूल। यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन होती हैं रीटेड टेस्टिस में। कहाँ पे बच्चों? रीटेड टेस्टिस में। अब रीटेड टेस्टिस से हम लोग मूव करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वासा इफरेंशिया। इसको क्या बोलते हैं? वासा इफरेंशिया। क्या कहते हैं? वासा इफरेंशिया। रीटेड टेस्टिस के बाद क्या आएगा बच्चों? वासा इफरेंशिया। वासा इफरेंशिया। वासा इफरेंशिया के बाद ये जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं इपीडीडाइमिस। क्या कहते हैं इसको? इपीडीडाइमिस। ठीक है, क्या आता है बच्चों? इपीडीडाइमिस। इपीडीडाइमिस। अब इपीडीडाइमिस के बाद ये जो स्ट्रक्चर आता है बच्चों, इसका नाम होता है वास डिफरेंस। क्या होता है? वास डिफरेंस। तो ये आपसे सवाल पूछा जाएगा, बहुत ही पाथवे, ये सवाल आ भी चुका है। तो आप याद रखिएगा बच्चों, रीड याद रखिएगा। एस रीड। एस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, आर से रीटेड टेस्टिस, ई से वासा इफरेंशिया, ई से इपीडाइमिस, डी से डिफरेंस यानी वास डिफरेंस। अब यही वास डिफरेंस के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? यूरेथ्रा आ जाएगा। यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाएगा। बताइए, बात समझ में आ रही सभी को? बताइए बच्चों, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रीड याद रखिएगा, एस रीड। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रीटेड टेस्टिस, इफरेंशिया, इपीडाइमिस, वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म। सेकेंडरी स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म। ठीक है, सेकेंडरी स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम एक चीज और दिखाते हैं आपको, एक पाथवे ये लिख लीजिएगा, रीड। एक चीज और देखिए आप, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम बाहर निकालते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हमने निकाल लिया बाहर। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हमने निकाला बाहर, सर रीड निमोनिक है या रीड इज द निमोनिक? रीड निमोनिक है बच्चों। अब जब हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को बाहर निकाला तो इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिला, यानी जब हमने इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो इस तरीके से सेल्स हमको देखने को मिले। ये जो बड़ी वाली सेल है इसको बोलते हैं बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। वो सरतोली सेल, क्या बोलते हैं इसको? सरतोली सेल। सरतोली सेल है ये। और ये जो है मेल जर्म सेल है। क्या है बच्चों? मेल जर्म सेल। ये है मेल जर्म सेल, ये है सर्टोली सेल। ठीक है, मेल जर्म सेल का फॉर्मेशन क्या कराता है? मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया बोल देते हैं कुछ, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपने पढ़ा होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से आपने पढ़ा होगा स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। सर ये ऐप एनसीईआरटी से करा रहे हैं या बेटा एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं? तो हम लोग ये तो चीज़ें पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में, आगे का चैप्टर है स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग पढ़ेंगे। और ये होती है सर्टोली सेल, यानी इसके अंदर ये स्पर्म बन गई, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, मेल जर्म सेल ने स्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया। अब स्पर्म को यही सर्टोली सेल प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन। सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है बच्चों? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन किसको? टू दी स्पर्म, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसी सर्टोली सेल को ही हम लोग बोलते हैं आल्सो कॉल्ड नर्स सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? नर्स सेल। आल्सो कॉल्ड सपोर्टिंग सेल। क्या कहते हैं? सपोर्टिंग सेल। इसके अंदर रिच क्या होता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि रिच इन ग्लाइकोजन,
रिच क्या होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा होता है, ये प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन, तो याद रखिएगा। ठीक है, सर्टोली सेल इट प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू द स्पर्म, डेवलपिंग स्पर्म। ठीक है, नर्व आल्सो कॉल्ड नर्व सेल, आल्सो कॉल्ड सपोर्टिंग सेल। रिच इसके अंदर क्या होता है? ग्लाइकोजन। सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। क्लियर? ओके। ये बेटा हम लोगों को चारों तरफ मेल जर्म सेल्स दिख रहे हैं, मेल जर्म सेल्स, और ये मेल जर्म सेल के साथ जो है सर्टोली सेल होती है। ठीक है ना, ये सर्टोली सेल क्या करती है? मेल जर्म सेल से बनता है स्पर्म। ये हम पाथवे आपको बताएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। तो यही मेल जर्म सेल्स कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। कुछ मेल जर्म सेल को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से बन जाता है स्पर्मेटोजोआ। ये तो यानी स्पर्म का फॉर्मेशन हमने बताया, ये हम डिटेल बताएंगे इसके बाद के लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस जब आपको पढ़ाएंगे तब। तो यानी मेल जर्म सेल्स का अगर हम लोग डायरेक्ट वे में समझें कि स्पर्म का फॉर्मेशन कराता है, तो मेल जर्म सेल ने स्पर्म का फॉर्मेशन करा दिया। यहाँ पे रह गई सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल इस मेल जो स्पर्म बनी इसको प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, यानी सर्टोली सेल का फंक्शन क्या हो गया? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों नर्व सेल कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सपोर्टिंग सेल बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं। इसमें रिच क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। क्लियर? अब समझ में आया? इसके अंदर रिच होता है ग्लाइकोजन, तभी तो ये खाना देगा इसको। ठीक, अब यही सर्टोली सेल ये सर्टोली सेल है और ये सर्टोली सेल हो गए, ये भी देखो सर्टोली सेल, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हम देख रहे हैं। तो हमें मेल जर्म सेल्स प्लस सर्टोली सेल इस तरीके से दिख रहे हैं। यानी सेल और सेल के बीच में क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जिसको हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं क्या? एंड्रोजन हार्मोन का। किसका बच्चों? एंड्रोजन। इंटरस्टिशियल सेल प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन हार्मोन। याद आ रहा है? या हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। कितने लोगों को याद आ रहा है? यानी यही सेल के बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन जिसका नाम होता है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन। बताइए बच्चों, क्लियर है? सर ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है। डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं, बिल्कुल बनाइए आप, तभी तो बात समझ पाएंगे आप, वरना आप समझ नहीं पाएंगे तो रटेंगे सिर्फ। तो आप डायग्राम जरूर बनाइए ताकि चीजें और क्लियर हों। ठीक है, चलिए डायग्राम जरूर बनाइए। एनसीईआरटी में नहीं है तो क्या मतलब, इसको बनाइए तभी तो बात समझ में आएगी कि क्या है, क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो एंड्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन होता है। अब एंड्रोजन हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है? ये जो है स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो हमारी बॉडी में आती है टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन हार्मोन की वजह से आते हैं। वॉइस का चेंज हो जाना, ठीक है, पिंपल्स, चेहरे पे पिंपल्स का आ जाना, ठीक है, और मसल का स्ट्रांग होना। अगर हम लोग 10 से 12 साल तक हैं, लड़की लड़का बराबर होते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं होता है। जो काम बॉयज़ करते हैं वही काम गर्ल्स करती हैं। लेकिन उसके बाद जो है, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी जो है हार्मोन चेंज होने लगते हैं। टेस्टोस्टेरॉन मेल में सिक्रीट होने लगता है और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है फीमेल में सिक्रीट होने लगता है, ठीक है, और FSH LH का सिक्रीशन होने लगता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि स्मूथनेस आने लगती है, फीमेल के अंदर एक स्मूथ कैरेक्टर आने लगते हैं, ठीक है, और मेल के अंदर एक जो है मसल टाइटिंग के कैरेक्टर आने लगते हैं, ठीक है। डायग्राम पेज नंबर 47 पे हैं। अगर डायग्राम नहीं है बच्चों तो आप ज़रूर बनाइए, ठीक है। ये डायग्राम ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, तो ये आप वहाँ बना लें, ठीक है ना। डायग्राम बनाने में कोई वो मत करिए आप, ठीक है। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। मेरे ख्याल से आगे बढ़ा जाए। डायग्राम पेज नंबर आगे बढ़ा जाए, बताइए बच्चों, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए इसको रफ करते हैं, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अब एक पाथवे याद रखिएगा आप लोग, रीटे टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, ठीक है। देन इजाकुलेटरी डक्ट क्या हो जाता है, इजाकुलेटरी डक्ट से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है चीज़ें, यूरेथ्रल मीएटस जिसको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कैरेक्टर जो है बच्चों इसका, एक एक ग्लैंड का थोड़ा सा कैरेक्टर हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, आपको पढ़ा दें सेमाइनल वेसाइकल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। सेमाइनल वेसाइकल, ये जो सेमाइनल वेसाइकल्स होती है बच्चों 60% वॉल्यूम स्पर्म का यही बनाती है। सेमाइनल वेसाइकल्स क्या करती है, 60% वॉल्यूम ऑफ स्पर्म यही बनाती है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो सेमाइनल वेसाइकल होती है इसके अंदर पाया जाता है फ्रक्टोज। क्या होता है बच्चों, फ्रक्टोज रिच होता है, रिच इन फ्रक्टोज। क्या होता है, रिच इन फ्रक्टोज। और इसके अंदर क्या होता है, हायालुरोनिडेज, ये एंजाइम है बच्चों, ये रिच होता है। हायालुरोनिडेज एंजाइम इसके अंदर रिच होता है। इसी सेमाइनल वेसाइकल्स के अंदर और चीज़ें अगर आपको बताएं हम तो इसके अंदर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब भी पाए जाते हैं। लेकिन आप लोग रिच इन फ्रक्टोज याद रखिएगा, 60% वॉल्यूम ऑफ स्पर्म ये बनाती है। और हायालुरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है जो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में, यानी यही एंजाइम ब्रेक करता है जो है वाल, किसकी वाल, ओवा की वाल। ये ओवा है, ओवा की वाल को ब्रेक करके फर्टिलाइजेशन कराता है। क्लियर। और इसके अंदर आपको क्या बताएं, ठीक है ये हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोस्टेट के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब हम लोग प्रोस्टेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में ये सब नहीं है लेकिन थोड़ा सा बताते हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे। प्रोस्टेट जो है बच्चों ये कहाँ सिचुएटेड होती है, यूरिनरी ब्लैडर के पास, ठीक है। जस्ट बिलो, सिचुएटेड जस्ट बिलो यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। बहुत सारे लोगों में जो ओल्ड एज हो जाती है उनको बीपीएच हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, बीपीएच। ये बीपीएच क्या है, बेनाइन, बस सुन लीजिए याद ना करिएगा, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया हो जाता है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, ठीक है। ये जो बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया जो होता है इसको हम लोग कहते हैं, आपने देखा होगा इसके जो कॉज होते हैं ये अपना यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक। इसके नीचे हमको मिली जो है प्रोस्टेट, तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज जो है बढ़ने लगता है। हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है कि इंक्रीज इन साइज। जब साइज इसका बढ़ता है तो होता क्या है इसमें पता है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होता है। यानी आप मिक्चुरेशन करने के बाद, ठीक है, आफ्टर मिक्चुरेशन क्या होता है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होता है। यानी वो जब मिक्चुरेशन करने के बाद आए तो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होता है। ये ओल्ड एज में होता है बच्चों और बहुत ही ख़राब कंडीशन है ये। अगर जिनको हो जाता है उनसे आप पूछिए कि यूरिन ड्रिबल करता है, यूरिन बार बार, जैसे वो मिक्चुरेशन करके आए, थोड़ी देर कहीं बैठा तो ऑटोमेटिक यूरिन जो है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप 1 to 2 ड्रॉप यूरिन पास हो जाता है, ठीक। फिर वो जाते हैं, फिर आते हैं, उनको बार बार लगता है कि हमको पेशाब लगी हुई है, ठीक है। ये ओल्ड एज में होता है, ठीक है। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया कहते हैं। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन इसकी मेन कंप्लेन होती है और ख़तरनाक कंप्लेन है जी। भैया हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, मान लो हमको हो गया, हम कहीं जा रहे हैं, यूरिन आ रही बार बार, कहीं जा भी नहीं सकते, तो बहुत
जो है वो होता है। चलिए आगे चलते हैं और इसी प्रोस्टेट ग्लैंड की कुछ खास चीज़ पढ़ते हैं। ये जो होता है बच्चों 20% वॉल्यूम, ठीक है, कितना वॉल्यूम? 20% सीमेन का टोटल वॉल्यूम यही बनाता है। 20% सीमेन का टोटल वॉल्यूम यही बनाता है, ठीक। 60% कौन बना रहा था बच्चों? सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है। 20% सीमेन का टोटल वॉल्यूम प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है। इसके अंदर क्या होता है? रिच इन, लिखिए रिच इन, इसके अंदर पाया जाता है बच्चों रिच इन कैल्शियम। क्या होता है इसके अंदर? रिच कैल्शियम और जिंक, ठीक है, लिख लीजिए। और प्लाज्मिन, एक एंजाइम होता है प्लाज्मिन। क्लियर है? कोई बता नहीं रहा है, बताइए बच्चों। चलिए आगे एक चीज़ और बता देते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको। यस सर थोड़ा सा हम थोड़ा पॉइंट बढ़ा दे रहे हैं ताकि रिप्रोडक्शन, क्योंकि लोग डिटेल में पढ़ते हैं ना, इस वजह से। अब हम लोग एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड थी बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन था ये एसिडिक था। सिक्रीशन प्रोस्टेट का क्या था? एसिडिक। अब बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है ये पी शेप होती है। कैसी होती है बच्चों? पी शेप ग्लैंड होती है, ठीक है। इसका जो सिक्रीशन होता है ये ल्यूब्रिकेशन, दो ही काम है इनके। ये सवाल आया था नीट में, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन। ये क्या करता है बच्चों? प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन। दूसरा फंक्शन इसका है एक और, प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशंस और एल्केलाइन, एल्केलाइन मीडियम, एल्केलिनिटी, ये एल्केलिनिटी को मेंटेन करता है, ठीक है, मेंटेन एल्केलिनिटी, यानी एल्केलाइन मीडियम क्यों करता है? अब समझिए आप, क्योंकि अभी आपने देखा ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये सेमाइनल वेसिकल से यहाँ से वो आ रहे हैं, और ये जो है यूरेथ्रा है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, कोई मुझे बता सकता है यूरिन की पीएच क्या होती है? कोई मुझे बताए, जल्दी से बताएं, पीएच ऑफ यूरिन, पीएच ऑफ यूरिन क्या होती है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, पीएच ऑफ यूरिन बताइए बच्चों। कोई नहीं बता रहा है। पीएच ऑफ यूरिन जो होती है, कोई नहीं बता रहा, 6 होती है। क्या होती है? 6 होती है। अब पीएच ऑफ यूरिन 6 है, यानी एसिडिक, हम लोग क्या कहेंगे? एसिडिक कहेंगे। और जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ये प्रोवाइड करती है मीडियम एल्केलाइन। ये एल्केलाइन मीडियम इस वजह से करती है क्योंकि सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ स्पर्म, मोमेंट ऑफ स्पर्म सबसे ज़्यादा होता है एल्केलाइन मीडियम में। किस मीडियम में? एल्केलाइन मीडियम में। मोमेंट ऑफ स्पर्म जो होता है बच्चों सबसे ज़्यादा होता है एल्केलाइन मीडियम में। इस वजह से ये जो आपकी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ये एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ पे ये यूरिन पास होगा, यूरिन की पीएच होती है 6, ये पीएच, इस वजह से बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड अपना सिक्रीशन करके इसको क्या बनाती है? बेसिक, यानी एल्केलाइन, ताकि स्पर्म का मोमेंट अच्छा हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो वेजाइना की पीएच होती है बच्चों, वेजाइना की पीएच होती है एसिडिक, ठीक है। वेजाइना की पीएच क्या होती है? एसिडिक। वेजाइना की पीएच होती है एसिडिक, यानी एसिडिक का मतलब 5 होती है। क्यों होती है? क्योंकि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब स्पर्म अगर एसिडिक जाता तो एसिडिक और एसिडिक क्या करते हैं? एसिडिक और एसिडिक जो है स्पर्म को रोक देते, मूव नहीं करने देते। इस वजह से यहाँ पे स्पर्म बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है ये एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि मोमेंट ऑफ स्पर्म फास्ट हो, और ये जब कहाँ जाए? वेजाइना के अंदर जाए तो अपनी पीएच को मेंटेन किए रहे, ठीक है, और ये मोमेंट इजीली हो जाए। इसी वजह से 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, लेकिन उसमें भी पहुँच पाता है सिर्फ 1,
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो है एसिडिक पीएच की वजह से मर जाते हैं, कुछ का फेगोसाइटोसिस हो जाती है, कुछ के अंदर तो मोमेंट ही नहीं रहता है, 60% का 40% वाइग्रस मोटिलिटी शो करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है रहा आज का सेशन। कुछ चीज़ें और बता देते हैं हम आपको। ठीक है, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, इंक्लूड पेयर्ड सेमिनाल वेसाइकल्स होती हैं, प्रोस्टेट होती है सिंगल बेटा। ठीक है, याद रखिएगा प्रोस्टेट सिंगल होती है। ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सी सिंगल होती है, तो बताइएगा प्रोस्टेट जो होती है सिंगल होती है। और सेमाइनल वेसाइकल्स सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट सेमाइनल प्लाज्मा रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। ये बहुत सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और जो हमारा जो है ग्लैंड्स पेनिस होता है, ये एक स्पेशल टिश्यू का बना होता है। ग्लैंड्स पेनिस आर मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। जो ग्लैंड्स पेनिस है वो एक स्पेशल टिश्यू का बना होता है। स्पेशल टिश्यू होते हैं कार्पस केवर्नस और कार्पस स्पॉन्जियोसम। ये होते हैं। ठीक है, कार्पस केवर्सम और कार्पस स्पॉन्जियोसम ठीक है, और कार्पस स्पॉन्जियोसम को होते हैं स्पेशल टिश्यू जो कह रहा है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन क्या हो गया, ल्यूब्रिकेशंस। ये नीट में आया था 2020 में, अभी 13 सितंबर को। तो हम आज इतना ही रखते हैं, कल हम लोग शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज के लिए इतना ही बेटा, जिनको पढ़ना है वो आएँ। पूरे साल जो है 12th की एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, इस पर फ्री लेक्चर होंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा। कुछ सवाल हम पूछ लेते हैं आप लोगों से। पाथवे बता दीजिए, पाथवे स्पर्म का फ्लो कैसा होता है, तो याद रखिएगा रीड। ठीक है, पेयर्ड कौन कौन सी होती हैं, इजैकुलेटरी डक्ट पेयर्ड होती है। ठीक है, और प्रोस्टेट सिर्फ सिंगल होती है, बल्बोयूरेथ्रल पेयर होती है, सेमाइनल वेसाइकल्स पेयर्ड होती हैं। ठीक है, और बल्बोयूरेथ्रल का सिक्रीशन कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। प्रोस्टेट का कैसा होता है बच्चों, एसिडिक होता है। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हाईली कॉइल्ड होती हैं। ठीक है, 250 लोब्यूल्स, कंपार्टमेंटलाइजेशंस होता है उसके अंदर, 3 लेयर होती हैं टेस्टिस की। ठीक है, वाव, वेस्कुलोसा, एल्बुजिनिया और वेजाइनलिस। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। टेस्टिस की साइज़ क्या होती है याद रखिएगा, वेट याद रखिएगा। हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, ओके बाय। हम लोग बाकी बातें जो है कल इसी समय शुरुआत करेंगे। ओके बाय।